जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी चंद्र एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्र एकेडमी ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ आप यहाँ की ऑनलाइन कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, इन ऑनलाइन कक्षाओं को घर बैठे अपने मोबाइल पर आप रिकॉर्डेड या लाइव दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के अंतर्गत सीजीपीएससी प्रीलिम्स जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है, सीजीपीएससी में जिसकी वैलिडिटी 2 साल की है, और सीजी व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए एक सेपरेट कोर्स है जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है। इसके साथ ही इस वैलिडिटी के अंतर्गत जितने भी ऑफलाइन कक्षाओं में नए वीडियो लेक्चर बनेंगे वो भी आपके कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई पृथक विषय ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ या कोई भी विषय, तो इसके कोर्सेज भी उपलब्ध है। इसके अलावा यदि आप लॉन्ग टर्म कोर्स की फीस एक साथ नहीं पे कर सकते हैं तो चंद्रा एकेडमी का 995 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है। आप केवल मंथली फीस देकर भी हमारे सारे कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए जल्द से जल्द चंद्रा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर में संपर्क करें। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण की सीरीज को फिर से शुरू करते हैं। इसके पहले तक के 5 वीडियो पब्लिश हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। ये इस वीडियो सीरीज का अंतिम वीडियो रहेगा जिसके अंतर्गत हम अभी तक आर्थिक सर्वेक्षण में राजकीय आय और लोक वित्त से संबंधित सारे डेटा देख चुके हैं, जिसमें ज्यादा डेटा रहते हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 वीडियो उसके पब्लिश हुए हैं, उसे जरूर देखिए। और आज के इस वीडियो में आर्थिक सर्वेक्षण के जितने इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं या जानकारी है जो मुझे लगता है प्रश्नों के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, वो इसी वीडियो में हम देख लेंगे। अर्थात ये वीडियो जो है आपका पूरे आर्थिक सर्वेक्षण का सार रहेगा 2 चैप्टर के अलावा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए, हर चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है। जिन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे वो हमने पिछले 5 वीडियोस में देख लिए। अब यहाँ जितने क्वेश्चन बनने की संभावना है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इसके साथ ही एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इसके पहले के कुछ वीडियोस में भाई इतने सारे डेटा मैंने आपको बताए हैं, तो कुछ क्वेश्चन में डेटा ऊपर नीचे मुझसे ही हो गया है। मैंने आपको जो समरी दी है हर जगह इसके पहले तक के वीडियो में, वो समरी को आप फॉलो कीजिए। समरी में कुछ भी गलत नहीं है, और यदि उसमें भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे जरूर कंसल्ट कीजिए। आप सीधा मुझे मैसेज करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। प्रश्न में, 1-2 प्रश्न में मुझसे डेटा ऊपर नीचे हो गया है, चाहे तो हड़बड़ी में, चाहे तो आप स्लिप ऑफ टंग समझिए, पर आप समरी को प्रेफर कीजिए और किसी भी प्रकार के डाउट होने पे सीधा मुझसे संपर्क कीजिए। बाकी 99.9% डेटा जो है वो एक्यूरेट है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। अब आज के जो इस वीडियो में हम सारे प्रश्नों को देखते जाएंगे। इस प्रश्न की खासियत यह है कि आप केवल इसमें आंसर को देखिए। मैंने सारे आंसर पहले से ही टिक कर दिए ताकि हम फटाफट चीजों को देख सकें, क्योंकि अब परीक्षा का समय आ रहा है, हम इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो सीधे आंसर, जहां क्वेश्चन बन सकते हैं वहां मैंने क्वेश्चन बनाया है, और जहां क्वेश्चन नहीं बनेंगे वहां मैंने सीधा फैक्ट लिख दिया है कि भाई ये फैक्ट है तो इसका आंसर ये है। तो फैक्ट प्लस क्वेश्चन को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसे हम अगर पहले टॉपिक की बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें सार्वजनिक मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, तो पहला क्वेश्चन है हमारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। तो कब आया है ये? 2012। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, लेकिन सीजीपीएससी की परीक्षा में इस क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक, तो यदि आएगा तो जिन फैक्ट के आधार पर आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कौन से साल में आया है? 2012 में आया है। यह अधिनियम लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है? देश का पहला राज्य है, बिल्कुल इसे याद रखना है। इस अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले 62.96 लाख परिवारों को 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जाना है। तो इसमें संख्या आपको याद रखना है कि अंत्योदय एवं प्राथमिकता प्राप्त परिवार वाले छत्तीसगढ़ में परिवारों की संख्या कितनी है? 62.96 लाख, और इन्हें 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जाना है। वही इस अधिनियम के अंतर्गत यदि हम सामान्य परिवार की बात करें जिनकी संख्या कितनी है? 9.22 लाख, इन्हें 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल देने का प्रावधान है। इस प्रकार हमारे सभी कथन क्या है? नहीं। तो सीधा हम उत्तर यहाँ पर देखते जाएंगे और सीधा जो जानकारी हमें याद रखना है उसे ही फॉलो करेंगे। ठीक, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी।
बहुत सारी जानकारी आपको नहीं पढ़ना है, आपको जो इंपॉर्टेंट, जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो बता रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि यह कब लागू हुआ है? 2012। छत्तीसगढ़ राज्य देश का ऐसा पहला राज्य जिसने ऐसा अधिनियम लागू किया है, जिसमें अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवार के 62.96 लाख परिवार है, और सामान्य परिवार कितने हैं? 9.22। और इस अधिनियम से आप परिचित है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सभी परिवार को, सामान्य परिवार को क्या मिल रहा है? चावल। अब ये भी आपने सुना होगा कि कुछ लोग चावल के बदले शक्कर ले लिया करते हैं, ठीक है? तो इस चीज से आप परिचित होंगे, और नहीं तो बिल्कुल जाइए। दूसरा दूसरा क्वेश्चन हम क्या कह रहे हैं कि नवंबर 2022 की स्थिति में राज्य में राशन कार्ड के संबंध में सत्य कथनों का चयन, ठीक है? तो ये अपडेटेड डेटा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम का। तो नवंबर 2022 तक 72.71 लाख राशन कार्ड प्रचलित है। बिल्कुल रट लेंगे डेटा को। सर्वाधिक राशन कार्ड रायपुर जिले के अंतर्गत जारी किया गया है, और न्यूनतम राशन कार्ड नारायणपुर जिले के अंतर्गत जारी किया है। बहुत सामान्य तरीके से आप इसे लिंक कर सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या रायपुर की है, तो सर्वाधिक राशन कार्ड कहां जारी किया गया है? रायपुर में। और न्यूनतम जनसंख्या नारायणपुर की है, तो न्यूनतम राशन कार्ड कहां जारी किया गया? नारायणपुर में। तो इसीलिए हमारे सभी कथन सत्य है। याद रखेंगे डेटा। ठीक, व्यापक पर आया हुआ क्वेश्चन है, कुल प्रचलित राशन कार्डों की संख्या कितनी है? तो कितनी है अभी वर्तमान में? 72.71 लाख, नवंबर 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है कि अब ये सीधा फैक्ट है, प्रश्न यहां पर मैं नहीं रखा हूं, जो फैक्ट है और उसका आंसर है। प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो 2 अक्टूबर 2019। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहने का मतलब जब अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों में सामान्य परिवारों को भी शामिल किया गया, तो ऐसी वितरण प्रणाली को कहा गया सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यह कब से शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में? 2 अक्टूबर 2019। डेटा सीधा रट लेंगे आप। खरीफ वर्ष 2021-22 में 71.77 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर कितने टन धान की खरीदी की गई है? तो देखिए खरीफ वर्ष क्या है? 21-22। कुछ करंट की खबरों में आप पढ़ेंगे तो वहां आपको 22-23 भी दिखाई दे देगा, लेकिन छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण में कौन सा डेटा है? खरीफ वर्ष 21-22। तो वर्ष में कंफ्यूज नहीं होंगे ना। खरीफ वर्ष 21-22 छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितने किसानों ने धान की खरीदी की है? कितने किसानों से समर्थन मूल्य पे खरीदा गया है? 21.77 लाख किसान। पहला डेटा तो याद रखेंगे। और कितने टन धान की खरीदी हुई है? तो 97.99 लाख टन धान की खरीदी हुई है। कितने? 97.99 लाख टन धान की खरीदी। सीधा फैक्ट याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, धान खरीदी कंप्यूटरीकरण किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है? कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, 2007-8। 2007-8 में धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण प्रारंभ किया गया। ठीक, चलिए तो ऐसे ही प्रश्न और फैक्ट हम देखेंगे तो चीजों को हम जल्दी कवर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है हमारा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले लिया हूं भाई, जिसमें कुछ ज्यादा फैक्ट है उसे हम क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर दिए, जिसमें कम है उसे हम सीधा फैक्ट बना दिए। छठवां क्वेश्चन है, नवंबर 2022 की स्थिति में राज्य में उचित मूल्य के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करें। उचित मूल्य की जो दुकानें हैं उसके संदर्भ में, ये इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है क्योंकि अपडेटेड है, पिछले आर्थिक सर्वेक्षण से इसमें अपडेटेड है। तो याद रखना है कि शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों की संख्या कितनी है? 1678। ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों की संख्या कितनी है? 11,829। कुल मिलाकर 13,507 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। जोड़ेंगे तो ग्रामीण और शहरी की संख्या आपको मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यह है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कुल 13,000, यानी जो 13,507 है उनमें से 13,443 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। उपयुक्त तो सभी कथन सही है और चारों डेटा आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुल उचित मूल्य दुकानों की संख्या कितनी है? 13,507, जिसमें वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कौन सी है? 13,443। शहरी है 1678 और ग्रामीण है 11,829। तो उचित मूल्य की दुकानों संबंधित डेटा याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर में इतने ही जो फैक्ट है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। फिर से मैं आपको बता दूं,
350 से 400 पेज का इकोनॉमिक सर्वे होता है, जिसमें 90% पेजेस जो है आपके क्वेश्चन बनने लायक नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे ही बड़ा सा चैप्टर ये भी था, जिससे जितने क्वेश्चन बन सकते हो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं संस्थागत वित्त एवं नियोजन, अगला चैप्टर। इससे जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकता है या क्वेश्चन बन सकता है वो हम देखते जाते हैं। तो कुछ फैक्ट पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार जून 2022 की स्थिति में गत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋणों में, प्राथमिक क्षेत्र में दिए गए ऋणों में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 23.81% की वृद्धि है। ध्यान रखेंगे कहां? प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन वही महिलाओं को दिए गए आवंटित ऋण में प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो आपका आंसर कितना है? 16.45%। ध्यान रहेगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में दिए गए ऋण में गत वर्ष से वृद्धि है 23.81%। अब महिलाओं को दिए गए ऋण में वृद्धि है कितनी? 16.45%। भाई संस्थागत वित्त एवं नियोजन है तो वित्त, फाइनेंस, बैंक, खाता, इसी से संबंधित फैक्ट होगा। लेकिन इसमें भी 5-6 फैक्ट से ज्यादा फैक्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगले फैक्ट में आते हैं। अगला जो है हमारा फैक्ट नंबर 3 और 4 देखते हैं। फैक्ट नंबर 3 क्या कह रहा है? फैक्ट नंबर 3 आपको पढ़ने से हो सकता है उटपटांग लग रहा हो। 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखिए सीजीपीएससी का एक पैटर्न ये रहता है कि योजना का प्रारंभ, योजना जब प्रारंभ हुई उसका वर्ष आपसे पूछता है। तो कुछ जो बड़ी बड़ी भारत की योजनाएं हैं वो कब प्रारंभ हुई है उसका वर्ष आप याद रखिए, खासकर मोदी सरकार के आने के बाद से, यानी 2014 के बाद से आप विशेष रूप से याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ भी सरकार जो है बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की है, तो हो सकता है प्रश्नों पर इसके कुछ प्रभाव आपको दिखे। इसके साथ ही एक और छोटी सी सलाह है कि आप कोशिश कीजिए जितनी अगर नई योजना आपके एग्जाम तक आ रही है तो वो तो महत्वपूर्ण है ही, और पुरानी योजना में विशेषकर उन योजनाओं को देखिए जो महत्व रखती है। जैसे गोधन न्याय योजना, ये आपके लिए काफी महत्व रखती है। कांग्रेस सरकार की जो विशेष विशेष योजनाएं हैं जिसमें कांग्रेस सरकार का ही झलक आपको सबसे ज्यादा दिखेगा, ऐसी योजना हो सकता है इंपॉर्टेंट ना रहे। ठीक है, इसे अन्यथा ना लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुआ? 28 अगस्त 2014। और के अंतर्गत 28/12/2020 की स्थिति में राज्य में कुल कितने खाते हैं? अब आपको लग रहा होगा पटांग, लेकिन सीजीपीएससी प्रीलिम्स का ही ये क्वेश्चन है और एग्जैक्ट जो मैंने लिखा है वही क्वेश्चन रहा है। तिथि के साथ इस तिथि तक कितने खाते खोले गए हैं आया है और आपको रटना पड़ेगा। आपको रटना है तो खाते कुल खोले गए हैं 27,83,96,632। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या तो 2.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। ठीक, और 27 करोड़ खाते खोले गए हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कितने सारे बेनामी खाते या अवैध तरीके के खाते होंगे। खैर, तो 27,83,96,632 संख्या आप बिल्कुल रट लेंगे। ठीक है, रटना पड़ेगा। प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियां संचालित हैं, इनमें कितने कृषक सदस्य हैं? तो पहला डेटा तो यही याद रखना है कि कितनी साख समितियां संचालित हैं? 2058। कितनी प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं? 2058, जिसमें कितने कृषक पंजीकृत है या कितने कृषक सदस्य हैं? तो 29.05 लाख। ठीक है, दोनों डेटा एक साथ आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जो नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर नोट डाउन करते जाएंगे, क्वेश्चन नहीं है, जहां क्वेश्चन की आवश्यकता होगी, जहां ज्यादा डेटा है वहां मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जहां सिंगल डेटा है उसे हम फैक्ट के साथ देखते जाएंगे। जैसे कृषकों को सहकारी समितियों के माध्यम से कब ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, यानी 0% इंटरेस्ट पर ऋण दिया जा रहा है, तो कब से दिया जा रहा है? 1 अप्रैल 2014। डेट को रट लेंगे, इतना ही क्वेश्चन बनेगा। अब इकोनॉमिक सर्वे उठाएंगे तो अलग अलग कैटेगरी में कैसे कैसे अलग अलग ऋण है वो दिया है, पर वो आपको नहीं पढ़ना है। छठवां, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कितने उपार्जन केंद्रों से धान का उपार्जन किया जा रहा है? तो देखिए ये आपको डाउट रहेगा, प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या आपको 1311 कहीं लिखी हुई मिलेगी, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है? सॉरी, 2058, लेकिन धान उपार्जन केंद्रों की संख्या कितनी है? 2311। किसके अनुसार? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। तो दोनों डेटा में कंफ्यूज नहीं होंगे।
चलिए अब अगले चैप्टर में आते हैं, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। तो कृषि एवं संबद्ध सेवाएं में पहला बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। तो गोधन न्याय योजना से जो क्वेश्चन अब बन सकता है, पहले तो हो सकता है बहुत सारा बने, पर अब सरकार बदलने के बाद जो क्वेश्चन बन सकता है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वो बस यही है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ बनेगा। तो गोधन न्याय योजना के अंतर्गत विभिन्न कंपोस्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। वर्मी कंपोस्ट 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, बिल्कुल सही है। सुपर कंपोस्ट 6 रुपए है और सुपर कंपोस्ट प्लस 6 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किया जाता है। ठीक है, तो इसके आपके सभी कथन क्या है, सत्य है। इतना ही याद रखिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हो सकता है आपके परीक्षा क्वेश्चन रहे, व्यापम की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा। ठीक है, तो निम्न जैविक ब्रांडों एवं संबंधित जिलों के सही समूह का चयन करें। ठीक, तो जैविक ब्रांड यानी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले ब्रांड हैं, उसमें मैक्सिमम के जो आर्थिक सर्वेक्षण में ब्रांड में लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो मैक्सिमम के नाम उनके जिले से रिलेटेड है, वो आप लिंक कर लेंगे। तो जो जो नाम जिले से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग है, वही मैं यहां पर लिखा हूं। तो देखिए चांगरो राइस, चांगरो राइस कहां पर है, बलरामपुर में है। तो चांदो की पहाड़ी याद है कहां है, बलरामपुर। तो चांदो की पहाड़ी से किसे लिंक कर लेना, चांगरो राइस। चांगरो राइस कहां है, बलरामपुर। ऐसा तुकबंदी भिड़ाना पड़ेगा। अब बांसा झाल राइस कहां है, सरगुजा। सर्वाधिक बांस का उत्पादन करने वाला जिला सरगुजा। ठीक है, तो इसीलिए बांसा झाल कहां है, सरगुजा। ऐसे लिंक कर लीजिएगा भाई, सीधी सी बात है। आरुग, आरुग कहाँ है, राजनंद गांव में। अब आरुग का लिंक मैं नहीं सोच पा रहा हूं, आप स्वयं सोचिए। तो आरुग कहाँ है, राजनंद। अब भी तुरंत सोच के बता रहे ना, ऐसा नहीं कुछ इसको प्लान करके रखें। पंचतत्व, पंचतत्व कहाँ है आपका, कोंडा गांव में है। पंचतत्व याद रखिए, कोंडा गांव में है। आदिम ब्रांड, आदिम ब्रांड कहाँ है, दंतेवाड़ा। तो सबसे ज्यादा आदिम जाति दंतेवाड़ा में है, ऐसा मान लीजिए। तो इसीलिए आदिम ब्रांड कहाँ पर है, दंतेवाड़ा में। तो ये जो 5 नाम है वो जिलों के नाम से डिफर करता है, बाकी जो जैविक ब्रांड के नाम है वो जिलों के नाम से मिलते जुलते हैं, वो आप लिंक कर लेंगे। तो ये पांचों बिल्कुल याद रखिए और इसे रटिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से संबंधित सत्य कथनों का चयन करें। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हालांकि इससे प्रश्न जो है बहुत कम बने हैं, क्योंकि फैक्ट भी इसमें बहुत कम है। छत्तीसगढ़ से कितनी कृषि उपज मंडियों का चयन किया गया है, ये मंदिरों लिखा गया है, इसको मंडियों समझ लेना। छत्तीसगढ़ से कितनी कृषि उपज मंडियों का चयन किया गया है, तो कितनी, 14। प्रथम चरण में 5 उपज मंडियों को जोड़ा जाना है, बिल्कुल सही है। और प्रथम चरण में जो 5 है, राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद, नवापारा, तो तीनों कथन हमारे क्या है, सही है। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार से संबंधित इतना ही डेटा आप याद रखिए, आपकी परीक्षा के लिए इतना ही पर्याप्त रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें द्वितीय चरण में 9 है, ठीक है, तो उसे आप मत याद रखिए, क्योंकि उसमें कुछ डाउट ये भी है कि इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण। तो कुछ का मानना यह है कि प्रथम में 5 है, द्वितीय में 5 है, रिमेनिंग आपके तृतीय में है, पर ऐसा छपा नहीं है, तो उसे आप मत फॉलो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ की सृजित सिंचाई क्षमता के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा इसमें, सारे कथन आपके लिए महत्वपूर्ण है। मार्च 2022 तक राज्य की सिंचाई क्षमता 21.47 लाख हेक्टेयर हो गई है। कब तक, मार्च 2022 तक। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत 38.75% हो गया है, और गलत टाइप हो गया, इसे हटा देंगे। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत 38.75% हो गया। इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल फॉलो करेंगे तो शुरू के पेजेस में 36% लिखा है, और बाद के पेज में 38.75% लिखा है। आपको क्या लेना है, वर्तमान में कितना हो गया, 38.75% हो गया, ध्यान रखेंगे। राज्य की स्थापना से वर्तमान में 8.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। कि राज्य स्थापना के समय में जितना भी हेक्टेयर में सिंचाई हो रही थी, वर्तमान में उसमें कितना वृद्धि हुआ है, 8.19 लाख, और ये वृद्धि होके वर्तमान में कितना है, 21.47 लाख, ध्यान रहेगा। तो ये आपका सिंचाई से संबंधित कुछ डेटा है, इसे याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार सत्य कथनों का चयन करें। तो देखिए पशु संगणना में पशुओं की संख्या नहीं आती, मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया है सबकी संख्या कितनी कितनी है, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन में सब बता दिया है, संख्या कभी नहीं आती। लेकिन हाँ, पशु संगणना से संबंधित एक प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ में पशुओं को संख्या के आधार पर बढ़ते और घटते क्रम में जमाइए। ठीक है, तो अगर पशु पक्षी दोनों लिखा है, यानी आपके ये कुक्कुट तथा बतख भी इंक्लूड है, पशु के साथ पक्षी लिखा रहेगा तभी ये इंक्लूड रहेगा ना, तो सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की है। कितनी है? लगभग 187 लाख है, सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की होगी। लेकिन उसके अलावा अगर पशुओं की बात करें तो भैंसवंशी पशुओं की संख्या 36 लाख है, गौवंशी की 32 है, और बकरे बकरी की कितनी है? 40। तो अगर आपसे क्रम पूछेगा तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? बकरे बकरी की। सेकंड नंबर में किसकी है? गौवंशी की। थर्ड नंबर में किसकी है? फर्स्ट नंबर में बकरे बकरी की है, सेकंड नंबर में भैंसवंशी की है, थर्ड नंबर में गौवंशी की है, चौथे नंबर में किसकी है? सुकर। सुकर मतलब सुअर की। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पशुओं की संख्या का क्रम पूछता है, तो मैंने यहाँ संख्या लिख दी है, आप उसके अकॉर्डिंग क्रम बजमा सकते हैं। तो फिर से मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? आपकी बकरे बकरी की संख्या है 40 लाख। सेकेंड नंबर में किसकी संख्या है? भैंसवंशी। थर्ड नंबर में किसकी? गौवंशी। और चौथे नंबर में किसकी है? सुकर। लेकिन ये पशुओं की है, पक्षी भी इंक्लूड हो जाएगा तो पहले नंबर में कौन आ जाएगा? बतख और कुक्कुट। ठीक है, ये पक्षी के अंदर इंक्लूड होंगे, तो ये पशुओं की संख्या आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, अब सीधा फैक्ट देखते जाते हैं। वर्तमान में प्रदेश में कृषि उपज मंडियां कार्यरत है। कितनी कृषि उपज मंडियां और मंडियां? उप मंडियां हैं और मंडियां हैं। तो ये सब इंस्पेक्टर परीक्षा प्रीलिम्स का क्वेश्चन रहा है यही, कि वर्तमान में प्रदेश में कितनी उपज। देखिए पहले उप मंडियां लिख दिया है और फिर क्या लिख दिया है? मंडियां। तो इसका आंसर है 118 और 69, यानी उप मंडियों की संख्या 118 है और इसकी कितनी है? 69। उल्टा लिखा था ना, और एक ऑप्शन ये भी था 69 और 118, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। तो क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देंगे ना उसका क्रम कैसा लिखाया हुआ है। तो उप मंडियों की संख्या 118 है और मंडियों की संख्या कितनी है? 69। ठीक, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सभी फसलों के बोए गए क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ क्रम क्या है? बोया गया क्षेत्रफल यानी जो वो मुख्य फसल है वो कितने क्षेत्रफल में बोई गई है। तो भाई धान का कटोरा है, सबसे ज्यादा क्या होगा आपका? धान। तो टॉप के 4 आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में क्या बोया गया है? धान। सेकेंड नंबर में चना। तीसरे नंबर में रहेगा लाख तिवड़ा, और चौथे नंबर में क्या रहेगा? गेहूं। ये बढ़ते से घटता क्रम है क्षेत्रफल के अनुसार बोई गई फसलों का। ठीक है, अब इसके अलावा फसलों से और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सभी फसलों के उत्पादन में घटता क्रम में सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो सभी फसलों के उत्पादन जिसके अंदर खाद्यान्न अलग है, दलहन अलग है, तिलहन अलग है, ये तीनों में भी ये क्रम अलग रहेगा कि खाद्यान्न में सबसे ज्यादा उत्पादन के कौन से हैं, दलहन में सबसे ज्यादा के कौन से हैं, तिलहन में सबसे ज्यादा के कौन से हैं। ये जो 8वां नंबर का फैक्ट है, ये सभी फसलों में यानी खाद्यान्न, दलहन और तिलहन मिलाकर। तो जब खाद्यान्न, दलहन और तिलहन मिलाकर सबसे ज्यादा उत्पादन किसका रहेगा? धान। सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा? मक्का। यहां तक तो खाद्यान्न चल रहा है। फिर आपका क्या आ जाएगा? चना। दलहन बीच में आ जाएगा, और फिर क्या होगा? गेहूं। यानी सभी प्रकार की फसलों की कैटेगरी को देखा जाए तो सर्वाधिक से कम की ओर यदि उत्पादन के क्रम में देखेंगे तो सबसे ज्यादा धान का हुआ है, फिर मक्का का हुआ है, फिर चना और फिर गेहूं। इसका क्रम है आपका बोए गए क्षेत्रफल का क्रम है, और ये उत्पादन का। अब तीनों का मैं अलग अलग आपको कैटेगरी भी बता देता हूं कि खाद्यान्न में क्रम क्या रहेगा अगर पूछ दे तो, और दलहन में क्या रहेगा और तिलहन में क्या रहेगा। ये तीनों आप देख सकते हैं लाइन से। अगर खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक से न्यूनतम क्रम आपको पूछे तो खाद्यान्न में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन है, फिर मक्का का है, फिर गेहूं का है, फिर किसका है? जौ का है। अगर सिर्फ दलहन का आपसे क्रम पूछे तो पहले नंबर पे चना है, फिर लाख है, फिर उड़द है, फिर क्या है? तुअर है। और उसके बाद यदि आपसे केवल तिलहन का पूछे तो पहला मूंगफली है, फिर सोयाबीन है, फिर राई सरसों है, फिर क्या है? तिल है। सोयाबीन ऐसी फसल है जो तिलहन और दलहन दोनों कैटेगरी में शामिल होती है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण में उसे तिलहन में शामिल किया गया है, तो तिलहन भी इसे याद रखेंगे। ठीक, तो क्रम समझ में आ रहा है ना? एक क्रम है सभी फसलों के कुल उत्पादन का, जो इसके पहले हमने देखा है,
और ये खाद्यान्न में उत्पादन के अनुसार टॉप के 4 कौन से हैं, दलहन में उत्पादन के अनुसार टॉप के 4 कौन से हैं, और तिलहन में उत्पादन के अनुसार टॉप कौन से हैं। ध्यान रहेगा जी, समझ में आ रहा है ना फर्क। चलिए आगे चलते हैं, किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस पूरा सीरीज, आज के इस वीडियो में इस पूरी सीरीज को मैं खत्म करूंगा ही, और इस पूरी सीरीज के वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएगा, इस वीडियो के पब्लिश होने के अगले दिन से आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब खनिज और विद्युत हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा जिससे क्वेश्चन बन सकता है। आप ये नहीं सोचिए कि इसके बाद और भी टॉपिक है, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, समाज सेवा हो गया, आपका ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, और ये सबसे पीएससी में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सब आप बिल्कुल आंख मूंद के छोड़ सकते हैं, आपको उसकी योजनाओं के पीछे नहीं भटकना है। ठीक है, बहुत पुरानी पुरानी योजनाएं हैं, उसे नहीं देखेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार देश के खनिज उत्पादन में राज्य के खनिजों के हिस्से का सही समूह कौन सा है। ठीक है, सभी सही है, हम यहाँ पे सभी सही ऐसे ही बना दिए। यानी देश में जितने खनिजों का उत्पादन हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ कितना उत्पादन कर रहा है। तो देश के कुल कोयले का छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत करता है, 19.80%। देश के कुल लौह अयस्क का कितना कर रहा है, 16.27%। प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे। चूना पत्थर का कितना कर रहा है, 10.67। बॉक्साइट का 4.30। और टीन अयस्क तो केवल छत्तीसगढ़ ही उत्पादन करता है, इसीलिए कितना, 100%। ध्यान रहेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कुल खनिज उत्पादन मूल्य के संदर्भ में सत्य कथन का चयन। इसके पहले क्या था, छत्तीसगढ़ के कुल उत्पादन, अब उत्पादन करने के बाद जो सॉरी बेचा गया उससे जो राजस्व की प्राप्ति हो रही है उससे संबंधित कथन है। पहला, वर्ष 2021-22 के लिए, 21-22 तक का ही डेटा है आर्थिक सर्वेक्षण में, 21-22 के लिए खनिज उत्पादन मूल्य देश के कुल उत्पादन मूल्य का 17.34% है। तो देश भर में खनिजों से जितना पैसा आ रहा है उसमें 17.34% राजस्व केवल कहां से आ रहा है, छत्तीसगढ़ से आ रहा है। ध्यान रहेगा। ठीक, वर्ष 2013-14 से वर्ष 2021-22 तक कुल खनिज उत्पादन मूल्य में राज्य की हिस्सेदारी सर्वाधिक कब रही है, 2020-21 में रही है। कब, 17.60%। यानी जो इसी साल वाला है कितना, सॉरी इसके जस्ट पहले वाला है, अभी 21-22 वाला है, इसके जस्ट पहले वाला 2020-21 में कितना रहा है, 17.60%। यानी देश भर में विभिन्न राज्यों के द्वारा जो खनिज उत्पादन मूल्य अर्जित किया जा रहा है उसमें 2013-14 से 21-22 तक में हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कब है, 2020-21 में है, और कितना है, 17.60%। वैसे ही 13-14 से 21-22 तक खनिज मूल्य में राज्य की न्यूनतम हिस्सेदारी देखेंगे तो कितना है, 2014-15 में कितना रहा है, 8.2%। यहाँ पर 2 साल है, 2014-15 भी है और 2015-16 भी है, दोनों 8.2% है। ठीक, तो मैं ये प्रश्न अगर डाउट रहेगा तो मैं फिर से आपके लिए रिवाइज कर देता हूं कि देश में कुल खनिजों का जितना उत्पादन हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ की कुल खनिजों का उत्पादन का जो मूल्य है, पैसा जो उससे आ रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी का जिक्र है। तो इस साल के लिए कितना रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 17.34%। जब से भी कंपेयर कर रहे हैं, याद रखो कि आपको 13-14 से पूछ रहा है, जो आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा है वहीं से पूछेगा। तो जो शुरू से लेके अभी तक सर्वाधिक कब रहा है, तो सर्वाधिक कब रहा है, 20-21 में कितना, 17%। और शुरू से लेके अभी तक न्यूनतम कब रहा है, तो न्यूनतम कब रहा है, 2014-15 और 15-16 दोनों में कितना, 8.2%। ये क्या है, खनिज उत्पादन का ये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां से फैक्ट देखते आते हैं, बहुत आसान। फैक्ट की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राज्य के मुख्य खनिजों के उत्पादन का सही क्रम क्या है। यानी राज्य के जो मुख्य खनिज हैं उसमें सर्वाधिक उत्पादन से लेके कम कम का जो सही क्रम है, टॉप के 4 में आपको बता रहा हूं। तो सबसे ज्यादा उत्पादन इस साल किसका हुआ है, बॉक्साइट का,
कोयला और लोहा पे नहीं जाएंगे ना, दिए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा उत्पादन किसका है, बॉक्साइट का, सेकंड नंबर किसका है, कोयला, थर्ड नंबर किसका है, चूना पत्थर, चौथा लौह अयस्क और पांचवा क्या है, टिन। यही छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज, ध्यान रहेगा। ठीक, अगला छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राज्य के मुख्य खनिजों के उत्पादन मूल्य, ये उत्पादन का क्रम है बढ़ते से घटते, ये उत्पादन मूल्य का है। तो उत्पादन मूल्य की बात करेंगे तो इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में कोयला का उत्पादन मूल्य नहीं दिया, पर जनरली कोयला का उत्पादन मूल्य सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले नंबर पे कोयला लिख दिया है, लेकिन इस आर्थिक सर्वेक्षण में कोयला का नहीं लिखा हुआ है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, लौह अयस्क हो जाएगा, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टिन। तो अगर उत्पादन की बात करेंगे तो बॉक्साइट आपका आगे आ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर उत्पादन के मूल्य की बात करेंगे तो लौह अयस्क आगे रहेगा। कोयला इस बार नहीं लिखा है, मैंने अंदाजे में यहाँ पर लिख दिया है कोयला, पर आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला फैक्ट हमसे क्या कह रहा है, अगला फैक्ट हमसे ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस वर्ष में कोयले का उत्पादन न्यूनतम रहा, तो किस वर्ष में कोयले का उत्पादन न्यूनतम रहा, 2016-17 न्यूनतम रहा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार किस वर्ष में कोयले का उत्पादन अधिकतम रहा, तो कोयले का उत्पादन कब अधिकतम रहा, 2018-19 में अधिकतम रहा। कितना वो सब नहीं याद रखना है, वर्ष बस याद रखिए। और ये सब सीजीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है ना, जितने फैक्ट मैं यहाँ पर लिखा हूं सब प्री में आ चुके हैं, पुराने पेपर निकाल के आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में मुख्य खनिजों का हिस्सा पिछले के पिछले आर्थिक सर्वेक्षण तक वो 96% होता था, मुख्य खनिजों का हिस्सा कितना है, 97%, और जो लघु खनिज या गौण खनिज है उसका 3% हिस्सा। ठीक, चलिए अगला आते हैं। अगला जो है हमारा विद्युत से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। ठीक, और इसके बाद खत्म, ये आखिरी है हमारा। विद्युत से संबंधित जो जानकारी इंपॉर्टेंट है मुझे जो लगता है वो इतनी ही है कि राज्य विद्युत उत्पादन क्षमता नवंबर 2000 में कितनी थी, 1360 मेगावाट से अक्टूबर 2022 में कितनी हो गई है, यानी वर्तमान में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 2984.70%, यानी 2984.70% वर्तमान में यही है। और राज्य स्थापना से वर्तमान तक में जो वृद्धि प्रतिशत है इसको रट लेना है, कितना, 119%। तो राज्य जब की स्थापना हुई तो विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी, 1360 मेगावाट, अक्टूबर 2022 तक कितनी है, 2984.70, और तब से अभी तक की वृद्धि कितनी है, 119%, रट लेंगे। वर्ष 2021-22 में वितरण हानि प्रतिशत कितना है, तो वितरण का हानि प्रतिशत दिया है 18.12%, बस रट लेंगे। वर्ष 2021-22 में उपभोक्ताओं की संख्याओं में वृद्धि कितनी है, तो कितनी है, 1.02%। तो विद्युत से जो प्रश्न आ सकता है वो यही है। अब इसके अलावा सड़क है, रेलवे है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन जनरली नहीं बने हैं और मुझे नहीं लगता एग्जाम में बनेंगे। मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है इतने टॉपिक से, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा और भी जानकारी आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगी। आप यदि समय है आपके पास तो उसे देखिए, और अगर समय नहीं है तो आप इतनी जानकारी के साथ निश्चिंत रह सकते हैं। तो इस प्रकार आर्थिक सर्वेक्षण की ये सीरीज आपकी खत्म होती है। इसका पूरा पीडीएफ, जो भी थोड़ी बहुत गलती है उसको सुधारते हुए उस पीडीएफ को मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप हमारे किसी भी माध्यम से टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आप मुझे सीधा व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ ले सकते हैं, आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, डेटा को रटिए, हर 2-3 दिन के बाद डेटा को रिवाइज कीजिए, तभी आपको डेटा याद रहेगा। अपने दोस्तों को डेटा थमा दीजिए, उससे कहिए, आपसे पूछे, आप उससे पूछे, बार बार जितना उसे रिकॉल करेंगे आपको डेटा याद रहेगा। और आशा है कि आपको एग्जाम में याद रहे, आप सही टिक करें और आप प्रश्न को सही बनाएं और नंबर स्कोर करें। ठीक, तो यदि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स पे मुझे फीडबैक जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए। और आप सभी को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।